आपके सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 8वें अध्याय माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है और सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ ही यही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक कविता से ली गई है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर। विधवा, विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया हो। पानी मतलब होता है स्वाभिमान। घड़ियाँ मतलब होता है समय, समय। हिमखंड बर्फ के टुकड़े, हिमखंड बर्फ के टुकड़े। ठहर जाए मतलब रुक जाए, ठहर जाए मतलब रुक जाए। 2 सदी मतलब 200 साल पीछे। लहर मतलब विकास की लहर। पहन ले मतलब ओढ़ ले। नरमुंड मतलब मनुष्य का सिर। सुमेर मतलब माला, वह माला की वह मोती जहाँ पे माला पूरा होता है। भूमि मतलब पृथ्वी। धानी मतलब हरियाली। उठरी मतलब जागरी। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम प्रसंग आपको बता दें। इन पंक्तियों में प्रकृति को क्रियाशील दिखाया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। प्राण अंतर में लिए पागिल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई खो हुई पानी। कभी देश के युवा वर्ग की जवानी को झकझोरते हुए कहता है कि अरे पागल अर्थात अलमस्त जवानी, तू ही तो है वह जो अपने भीतर उत्साह प्राणवत्ता समेटे हुए है। और कौन कहता है तूने अपनी पानी तेज खो दिया है और तू निस्तेज हो गई हो। चल रही घड़ियाँ, चल रही घड़ियाँ, चल रहे नभ के सितारे, चल रही नदियाँ। मैं जिधर दृष्टि पार करता हूँ उधर अति गति की गति दिखाई दे रही है। घड़ियाँ अर्थात समय निरंतर चल रहा है। आसमान के सितारे भी गति से दिखाई दे रहे हैं। नदियाँ निरंतर गतिमान हैं। पहाड़ों पर बर्फ सरक सरक कर हिमखंड चल रहे, हिमखंड चल रही सांसें। नदियाँ निरंतर गतिमान और पहाड़ों पर बर्फ सरक सरक कर अपने गतिमान दिखा रहे हैं। प्राणी मात्र की सांसें अनवरत चल रही है। तू ठहर जा, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। प्राणी मात्र की सांसें अनवरत चल रही है। यह गतिशील परिवेश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। जब आवश्यकता हो तो तुम्हें ज्वार भाटा न आए, 200 वर्ष बाद तुम में लहरें उठे, यह कैसे संभव हो सकता है। पहन ले नरमुंड माला, उठ रे स्वमुंड सुमेरी कर लूं। उठ रे शत्रुओं का संहार कर अपने मुंडों की माला पहन ले। भूमि का तू पहन बाना आज धानी। जैसे लहलहाते धानों की हरियाली में धरती की जीवन झलकता है, वैसे ही जवानी तू भी उत्साह से भरकर धानी चुनर ओढ़ ले। प्राण तेरे साथ है उठ री जवानी, प्राण तत्व तेरे साथ है और तू ऐसे जवानी आलस त्याग, उठ खड़ी हो जा और अपना कर्तव्य कर। ये हो गया व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने जवानी की उत्थान अर्थात यौवन के आरंभ को संबोधित करते हुए यह अपेक्षा की है कि वो गतिशील और शिव संकल्प वाली हो। भाषा खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास और उपमा है। गुण ओज है। रस वीर है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अब हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। द्वार बलि का खोल, तो द्वार मतलब होता है द्वार, बलि मतलब होता है बलिदान। भूडोल मतलब भूकंप, भूडोल मतलब भूकंप होता है पृथ्वी का हिलना, भूडोल। हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमालय।
गोल कर दे मतलब समर्पित कर दे, मोल कर दे। मसल दे मतलब मसल दे, वही शब्द रहेगा। दो हथेली मतलब दो हाथ, दो हथेली मतलब दो हाथ। नसों मतलब धमनियाँ, नसों मतलब नसों में मतलब धमनियों में। शीश दे दे मतलब बलिदान कर दे, शीश दे दे मतलब बलिदान कर दे। ये है कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम प्रसंग की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले जरा प्रसंग देखते हैं। इसमें कवि ने युवकों की जवानी को झकझोरते हुए उन्हें देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए व्याख्या। द्वार बलि का खोल, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। हे युवकों, तुम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करके बलिदान के द्वार खोल पृथ्वी को हिलाकर रख दो। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दो। हिमालय का एक एक कण के लिए एक एक शीश का बलिदान करने को तैयार रहो। मसल कर अपने इरादों सी उठा ली। तुम्हारे पास दो शक्तिशाली हाथ है, तुम चाहो तो इसकी अपरिमित शक्ति से पृथ्वी को मसल कर उसकी शक्ति बदल सकते हो। दो हथेली है, पृथ्वी गोल कर दो, बदल सकते हो, अपने बुलंद इरादों को पूरा कर सकते हो। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो तुम्हारी सिराओं में उष्ण रक्त की धारा प्रभावित हो रही है। तुम्हारा रक्त तुच्छ जल नहीं है। देश के लिए अपने सिर कटाकर तुम अपने यौवन की रक्त की परीक्षा कर सकते हो। ये हो गया व्याख्या का। हम काव्य सौंदर्य देख रहे हैं। कवि के अनुसार युवक अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ बदल सकते हैं। दूसरा है कवि द्वारा नवयुवकों में उत्साह का संचार किया गया है। तीसरा है भाषा विषय के अनुकूल शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। चौथा है शैली उद्बोधन है। पांचवा है रस वीर है। छठा गुण ओज है। शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार अपने इरादों से उठकर में उपमा तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास है। वाक्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम जरा कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। गर्भ से मतलब अंदर से। अरमान आया, अरमान आया संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। मीठा मतलब प्यारा, मीठा मतलब प्यारा। सिर तान आया, सिर तान आया मतलब स्वाभिमान से आया। लटका दिए मतलब झुका दिए, लटका दिए मतलब झुका दिए। आली मतलब होता है सखी, आली होता है सखी। संकेत मतलब इशारा, मतलब इशारा। तरु मतलब होता है वृक्ष, तरु। कहानी मतलब होता है परंपरा। बताती चल मतलब आगे बढ़ती चल, आगे बढ़ते। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम जरा प्रसंग लिखना सीखते हैं। कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी से वृक्ष के माध्यम से युवकों को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। वह कली से गर्भ से फल रूप में अरमान आया। फल के भार से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो, वे पृथ्वी को ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। देख देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। वे कली के अरमानों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय में भी बलिदान होने का संकल्प इसी प्रकार प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारा संकल्प है। इसलिए पुष्पकली गर्व से सिर उठाए हुए है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए हैं। फल देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसी वृक्ष डाली। जब फल
पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिए। अब वे ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगी। वृक्ष की शाखा नौजवानों को संकेत दे रही है कि वे औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। सोचो, वृक्षों ने फल दिए या अपने सिर ही दे दिए? फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती ये चल जवानी। तुम तो वृक्षों ने फल दिए या अपने सिर को दे दिए, तुम तो अपने सिर देकर वृक्षों की इन बलिदान कथा को अपने जीवन में उतार दो। यह हो गया व्याख्या। अब हम तीसरे पद्यांश का काव्य संदर्भ देखते हैं। कवि ने वृक्षों के फलों के माध्यम से नवयुवकों को अपने बलिदान का संकेत किया है। दूसरा है भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार। अब हम चौथे पद्यांश का व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम जरा कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। स्वान, स्वान मीन्स होता है कुत्ता। सिर मतलब होता है स्वाभिमान। डांटता है मतलब डरा सकता है, डांटता है मतलब डरा सकता है। साहस मतलब होता है हिम्मत, साहस मतलब होता है हिम्मत। प्राण से मतलब जीवन से। तुम न खेलो गांव की आपसी झगड़ों में, तुम न खेलो गांव के आपसी झगड़ों में। अभिमान मतलब होता है गौरव। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम प्रसंग लिखना सीखते हैं। इसमें कवि ने जीवन में स्वाभिमान के महत्व को दर्शाया है। अब हम व्याख्या करना सीखते हैं। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। कवि कहता है कि कहने के तो सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान नहीं होता। वह तो दूसरों की चाटुकारी करता फिरता है, उसके पैरों को चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। उसके भौंकने से सिंह डरता नहीं है। रोटियां खाई हैं कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। दूसरों की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, साहस उसमें नहीं रह जाता है। इस प्रकार जीवित होने पर भी वह मरे हुए के समान हो जाता है। अतः देश के तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, सिंह विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अतः देश के युवकों को स्वाभिमान की रक्षा करनी है और पराधीन नहीं रहना है। उन्हें अपनी दुर्गा जैसी असीम शक्ति को घरेलू झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु देश के दुश्मनों के संहार में उसे लगाना है। ऐसी मस्तानी जवानी का सारी दुनिया लोहा मानती है। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य संदर्भ देखते हैं। यहाँ कवि ने युवकों को कायरता और चाटुकारिता से बचकर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा दी है। भाषा परमार्जित खड़ी बोली है। तीसरा है शैली उद्बोधक है। चौथा है रस वीर है। पांचवा है गुण ओज है। अलंकार अनुप्रास है। पद का पद्यांश की व्याख्या देखते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। मग, मग मीन्स होता है रास्ते। चरण मीन्स होता है पैर। रेखीय मतलब होता है रेखाएं। अमर मतलब होता है युगों युगों तक, अमर युगों युगों तक। देखा देखियां, देखा देखियां मतलब देखकर, देखा देखियां मतलब देखकर। कृति मतलब कार्यों, कृति मतलब धरा मतलब पृथ्वी। मेघ मतलब स्तंभ लेख। प्राण रेखा मतलब प्राण रेखा। री मरल मतलब मरना, मरना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग जरा बता दें। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने
इस पद्यांश में यह बताया है कि युवा शक्ति ही नए मार्गों का निर्माण करती है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। ये न मग है तब चरण की रेखियां हैं। कवि ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि हे जवानी, जो ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं ये रास्ते नहीं अपितु तुम्हारे पैरों की रेखाएं हैं। कहने का भाव यह है कि युवा शक्ति ने ही नवीन मार्ग बनाए हैं। ये मार्ग बलिदान की दिशा निर्धारित करने वाले अमर अनुकरण के पथ हैं। बलि की दिशा की अमर रेखी रेखाएं हैं। विश्व की पथ पे लिखे कृति लेख हैं ये। कहने का तो भाव यह है कि वीर सपूत अपने बलिदान से जो मार्ग निर्धारित कर जाते हैं, आने वाला युवा वर्ग उसी का अनुकरण कर अपनी जवानी को सार्थक करता है। इसलिए उन्हें अमर रहने वाला अनुकरणात्मक मार्ग कहा गया है। ये मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है अपितु विश्व रूपी पुस्तक पर वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा लिखे गए लेख है। धरा तीर्थों की दिशा में कि ये मेघ हैं ये। प्राण रेखा खींच ले उठ बोल रानी। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर सत संकल्पों और वीरता के कार्यों के यह तीर्थ स्थल है तथा उनकी दिशा निर्धारित करने वाले मेरुदंड और स्तंभ हैं। सच्चे अर्थों में तीर्थों की दिशा निर्धारित करने वाले वीरता के कार्य ही हुआ करते हैं। हे जवानी रूपी रानी, तू अपने प्राणों की रेखा खींच कर एक आदर्श उपस्थित कर। री मरल की मोल की चढ़ती जवानी। अब तेरा चुप रहना ठीक नहीं है क्योंकि देश को इस वक्त तेरी आवश्यकता है। अरे चढ़ती हुई जवानी, तू तो मृत्यु को मील है, अर्थात सच्ची जवानी तो मृत्यु से ही प्राप्त होती है। भाव यह है कि जो जवानी देश हित में मृत्यु का वर्ण करती है वही सच्ची जवानी कही जाती है। यह हो गया व्याख्या। पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। यहाँ राष्ट्र कल्याण के लिए बलिदान के पथ पर मार्ग प्रसारित करने की बात कहकर कवि ने अपने देशभक्ति की भावना को भक्ति भाव को व्यक्त किया है। दूसरा है भाषा सरल और अद्भुत ओज और प्रवाह युक्त हुए हैं। शैली होता है उद्बोधक और ओज युक्त है। रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना है। पद का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। मड़िया, मड़िया मीन्स होता है मड़िया। खगोल मतलब होता है ब्रह्मांड। बारूद मतलब होता है बारूद। हिम मतलब होता है बर्फ। प्राण मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव। पाय मतलब होता है पाना, पाय मतलब होता है पाना। प्रलय मतलब है पृथ्वी का डूबना। धरा मतलब होता है पृथ्वी। चढ़ा दे मतलब बलिदान कर दे। चढ़ा दे मतलब बलिदान कर दे। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के ईश्वर, स्वतंत्रता रूपी ईश्वर। विश्व मतलब होता है संसार। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले जरा प्रसंग आपको बता दें। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के नवयुवकों को अपने देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा उनमें चेतना जागृत की है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेटे खगोल आया। कवि कहता है कि समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता चलता रहता है। ब्रह्मांड जिन तारक मड़ियों की गोद में लेकर घूमता है वे भी खगोलीय विस्फोट का ही अमूल्य भेंट है। क्या जले बारूद हिम के प्राण आए, क्या मिला है जो प्रलय
के सपने ना आए। यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाए तो क्या यह जलेगा? जिस तरह बारूद को गर्मी चाहिए, ऐसे ही जवानी की उष्मा की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते तो उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ ही माना जाएगा। जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है, निष्क्रियता की क्रांति नहीं। प्रलय के स्वप्न देखने वाले के लिए ही विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है। धरा है या तरबूज है, दो फाक कर दे। तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो और तरबूज जैसी इस पृथ्वी को दो फाक कर सकते हो। कभी पुनः कहता है कि हे जवानी, इस तरह चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु के अमर पानी, विश्व माने तू जवानी जवानी। तू प्रलय के इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के देवता पर तू एक अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, जिससे कि संसार तेरा गुणगान इस रूप में करे। वस्तुतः जवानी का परम उज्जवल रूप तो तुम्हारी ही जवानी है। ये हो गया व्याख्या। सुंदर देखेंगे। विध्वंस के गोद से ही निर्माण के पुष्प खिलते हैं और प्रलय के बाद ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। दूसरा है भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस रौद्र और वीर है, गुण ओज है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। लाल, इस लाल का अर्थ होगा रंग और इस लाल का अर्थ होगा पुत्र। कंकाल, हड्डियों का ढांचा। आटा दाल मतलब भोजन। सिर मतलब हृदय। छापा, छापा मतलब चंदन माथा, चंदन माया जो होता है। वेद मतलब चार वेद। वाणी मतलब ऋचाएं। धूल है मतलब बेकार है। जग मतलब जगाना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम छठे पद का व्याख्या सीखेंगे। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। लेकिन इसके पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर चतुर्वेदी जी नवयुवकों को प्रेरित करते हुए उन्हें वीर युवकों के लक्षण समझा रहे हैं। अब लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल अब व्याख्या देखते हैं। यदि तुम्हारे चेहरे पर जवानी की लाली नहीं दिखाई देती तो तुम किसके पुत्र कहलाओगे। जवानी की दमक न होने पर तुम अपने माता पिता का नाम लेने योग्य भी नहीं रह सकोगे। यह तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है और लाली मर गई है, तब तुम कंकाल ही समझे जाओगे। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया फिर छापा माल किसके। यह तुम्हारी प्रेरणा सो गई है तो तुम्हें कोई भी अपना आटा दाल बना लेगा, अर्थात अपना ग्रास बना लेगा। क्या तुम किसी निर्जीव होकर दूसरों के द्वारा सरलता से निगल जाने योग्य खाद्य पदार्थ बनने का उपक्रम करोगे। चंदन और उस माला का क्या मोल जो सिर पर न चढ़ सके। तुम चंदन और माला के समान दूसरों के आदर के पात्र बनो। जिस वाणी में वेद की बाड़ी हो या आकाशवाणी, धूल है या मग नहीं पाई जवानी। जिस वाणी में चाहे वह वेद की बाड़ी हो या आकाशवाणी हो, जवानी को जगा पाने की क्षमता नहीं होती तो वह वाणी नहीं, वह तो धूल ही है। ये हो गया व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने बताया है कि जवानी वही है जिसमें ओज हो, प्रेरणा हो तथा बलिदान करने की भावना हो। दूसरा है भाषा मुहावरदार खड़ी बोली है। रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार ए है मग, चढ़ती जवानी में अबहुति, टूटती जवानी में उपमा रूपक, और लाल चेहरा जवानी में अनुप्रास। पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। विश्व, विश्व मतलब होता है संसार। असी मतलब होता है तलवार। संकल्प होता है निश्चय दृढ़। प्रलय मतलब होता है क्रांति। कोण मतलब होता है उद्देश्य।
कायाकल्प मतलब होता है परिवर्तन। रस मतलब होता है आनंद, रसो आनंद। अभिमान मतलब होता है गर्व। नीरस मतलब होता है नष्ट। पानी मतलब होता है जोश। जीवन की मतलब होता है जीवन की, जवानी। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम जरा प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फूल की भांति कोमल होकर अस्तित्व रखना कठिन है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। विश्व है असी का, नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोड है कायाकल्प का। तो कवि कहता है कि यह संसार तलवार की धार पर ही चलती है, ऐसी बात नहीं है। यह संसार में दृढ़ निश्चय पे ही चलता है। दृढ़ निश्चयी इसे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही इसका स्वरूप बन जाता है। युग परिवर्तन हो जाता है। संसार में एक नई दिशा मिलती है, क्रांति हो जाती है। यह संसार संकल्प पर आधारित है। इसमें दृढ़ता नहीं होती है, वो नष्ट हो जाते हैं। फूल गिरते हैं सूल, सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हुए हैं। फूलों में सुगंध होती है, स्वरूप होता है, लेकिन वे अपने स्थान से गिर जाते हैं क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं होती है। कुरूप और कुंठित कांटे अपने स्थान पर जमे रहते हैं क्योंकि उनके अंदर दृढ़ता होती है। दृढ़ता के कारण वे अपने स्थान से नहीं गिरते। इस तरह वे फूलों का जो अपना सुगंध और स्वरूप पर इतराते रहते हैं, अभिमान चूर चूर कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन है जवानी। कभी जवानों नवयुवकों को प्रेरित करते हुए कहता है कि वे अपनी दृढ़ता न खोएं, अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखें, जिससे उनके रक्त की ऊष्मा बराबर बनी रहे, उसे ठंडा न होने दें। वस्तुतः युवा जीवन में मृत्यु एक त्योहार के समान होती है। जवानी उमंग से भरी होती है, इसलिए वह मृत्यु को उत्सव के समान मानती है। ये हो गया व्याख्या। पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। दृढ़ संकल्प से ही क्रांति लाई जा सकती है। परिवर्तन शस्त्र प्रयोग से नहीं, दृढ़ संकल्प से संभव है। नए व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करके विश्व को नव निर्माण कर सकते हैं। भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है। शैली उद्बोधनात्मक है। रस वीर है। गुण ओज है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। अलंकार संपूर्ण पद में उपमा अनुप्रास है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।